नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो घटना है ये रिश्तों, भाई भाई के रिश्तों को कलंकित करने को उल्लेखित की करती हुई घटना है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के परीक्षितगढ़ थाने के गांव दुर्वेशपुर की 20 जनवरी 2020 की घटना है। उस दिन बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कार्यरत एक जवान 15 दिन का अवकाश लेकर, जो कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कार्यरत था, अपने घर आता है। घर आने पर उसके घर में खुशी का माहौल था, सभी लोग बहुत खुश थे और माता पिता भी खुश थे, पत्नी भी खुश थी, अच्छा सा माहौल था। और गांव वालों से मिलता है। अगले दिन जब वो गांव में कहता है कहीं घूम कर आते हैं, तो उसकी पत्नी कहती है कि घूमने जा रहे हो तो वहाँ से बथुआ भी तोड़ के ले आना। लेकिन वो कहता है अगर बथुआ तोड़ना है तो तुम मेरे साथ चलो, और साथ कह के पत्नी को भी साथ ले आता है। पत्नी साथ आ जाती है और जब वो दोनों लोग खेत में बथुआ तोड़ रहे थे, उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर पत्नी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि गोली मार दी, गोली मार दी, किसी अज्ञात ने गोली मार दी। ऐसे में वहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है गांव की, और पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस वहाँ पर आती है। आने के पश्चात डॉग स्क्वाड टीम आती है, पुलिस की सारी यूनिटें आती हैं, फोरेंसिक टीम आती है और सर्विलांस टीम आती है। सारे तरीक़ों से जांच पड़ताल शुरू की जाती है और शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। शव जब पंचनामा भर के जिला अस्पताल चला गया था तो उसकी सूचना उस समय सेना के उच्च अधिकारियों को भी पता होती है। सेना के मंडल जोन में एक कार्यालय होता है जो सेना के वेलफेयर के लिए कार्य करता है। ऐसे में कुछ कार्यालय जो रिटायर्ड कर्मी होते हैं उनके लिए भी कल्याण का काम होता है, जो कार्यरत कर्मी होते हैं उनके लिए भी काम होता है। तो सेना के उच्च अधिकारियों का फ़ोन मेरठ के एसएसपी के पास आता है। एसएसपी से कहा जाता है कि आप अपने स्तर से सही जांच कराइए, ये लड़का बहुत अच्छा था और छुट्टी पर यहाँ पर आया था, उसके साथ ऐसा घटनाक्रम हो गया है और जांच अच्छे से होनी चाहिए, कहीं से भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा फ़ोन उच्च अधिकारियों का होने के कारण पुलिस भी थोड़ा सा ऐसे केसों में बहुत संवेदनशीलता के साथ काम करती है और बहुत तत्परता के साथ काम करती है। पुलिस ने अपनी जांच जो है मेरठ सदर ग्रामीण के जो उस समय के सीईओ थे अखिलेश भदौरिया को सौंपी जाती है। अखिलेश भदौरिया भी घटनास्थल पर जाते हैं और अपने स्तर से पूछताछ शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम पूछा जाता है कि जो ये संजीव था, इसकी किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी, कोई लेन देन था, कोई प्रेम प्रसंग था, या कोई भी ऐसा मैटर था जिससे इसकी हत्या हो जाए। कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति हो जो आपको लगता हो ये इसकी हत्या कर सकता हो, आप उसके बारे में बताइए। लेकिन सभी लोग बताते हैं सही संजीव बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था, सब हंसमुख था, सबसे प्रेम से बोलता था, सबके साथ उठता बैठता था, सबका आदर करता था, सम्मान करता था और इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। माता पिता भी यही बताते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस डॉग स्क्वाड उसके माध्यम से भी कोई जांच की थी, कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया था। पुलिस भी आश्चर्यचकित थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है और उसके बारे में कोई क्लू भी नहीं मिलता है। लेकिन तो उसी समय थाना अध्यक्ष श्री परीक्षित गर्ग भी जांच पड़ताल कर रहे थे। तो तब तक किसी व्यक्ति के माध्यम से पता चलता है कि जब ये घटना हुई उस समय इनका भाई, जो मृतक है उसका भाई गुल्लू उर्फ गुलाब सिंह, वहाँ से बहुत तेज़ भाग रहा था। क्योंकि मैं उस समय खेत से अपने जा रहा था, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चला, तब तक ये भागता हुआ मुझे दिखाई दिया, उस व्यक्ति ने बताया। तो पहले तो पुलिस को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, उन्हें लगा कि कोई भाई भाई का कत्ल क्यों कर सकता है। लेकिन फिर ये भी लगा सीओ साहब को, भदौरिया सर को, कि हो सकता है एक बार जांच कर ली जाए, हो सकता है कोई साक्ष्य मिल जाए। इस कारण उसको थाने बुलाया जाता है। थाने में जब उससे पूछा जाता है तो बताता है कि मैं तो घटना देखने के पता चला था तो मैं उसके लिए भाग रहा था। तो पुलिस उसकी सीडीआर निकलवाने के लिए कहती है और सारी जांच पड़ताल की जाती है।
तो पुलिस को भी पहले भी जो पूर्व में पूछताछ की थी उसमें भी ये पता लगा था कि ये संजीव घर का कमाने वाला है, कहीं ना कहीं इसको भी कमा कर देता है, इसके भी कपड़े बनवाता है, इसके भी दायित्वों की पूर्ति करता है। ऐसा भाई जो उसके छोटे भाई की पूर्ति करता है वो भाई क्यों मारेगा। लेकिन पुलिस अपने जांच को जारी रखती है। अच्छा, उसके कुछ समय बाद सीडीआर आ जाती है। तो सीडीआर में देखा जाता है कि 6 बजे से 12 बजे तक उसका नंबर स्विच ऑफ था, जो कि उसके घर पर ही था। तो पुलिस पहले भी शक कम ही कर रही थी, लेकिन उसका शक और कम हो जाता है। लेकिन तब पर भी अगले दिन इसको पूछताछ के लिए पुनः बुलाया जाता है और इससे जांच पड़ताल जब शुरू की जाती है तो उससे पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में पूछा जाता है कि तुम कहाँ गए थे, किससे मिले थे, क्या क्या किए, किस समय तुम कहाँ थे। जब ऐसा बात करता है तो वो बताता है। लेकिन 6 बजे के बाद जो घटना स्थल के 6 बजे से 12 बजे तक जब इसका नंबर स्विच ऑफ था, उस समय अलग अलग बातें बताता है, जिससे थोड़ा पुलिस का शक गहरा जाता है। इसी शक के आधार पर मृतक की पत्नी गीतांजलि को भी बुलाया जाता है और उससे भी पूछताछ की जाती है। उससे पूछा अच्छा, जब वो उसका 12 बजे नंबर स्विच ऑन हुआ था तो सर्वप्रथम उसने अपनी बात अपनी भाभी से की थी। तो इससे भी बयान लिए गए। फिर भाभी जब थाने आई तो उससे भी बयान पुलिस के द्वारा लिए गए। तो उससे पूछा जाता है कि रात को तुम्हारे पास गुलाब सिंह का फ़ोन आया था तो तुमने क्या बात की। तो जब ये ऐसा पुलिस पूछती है तो वो थोड़ा सा अंदर से डर जाती है। उसको लगता है कि पुलिस को कोई ना कोई साक्ष्य या क्लू मिल गया है, इसीलिए तो पुलिस इन संदर्भों में बात कर रही है। तो वो थोड़ा डरी डरी सी, सहमी सहमी सी चेहरे की भावभंगिमा उसके उड़ने लगती है। लेकिन तो कहती है कोई बात नहीं कर रही थी, ये ऐसे ही व्यक्तिगत बात कर रहे थे, हालचाल के बारे में पूछा जा रहा था। तो कहे सब 12 बजे रात को ये कहाँ गया था जो तुम हालचाल के बारे में पूछ रही थी। तो कहा नहीं, ऐसे ही फ़ोन मिलाया था, वहाँ पर सारे रिश्तेदार थे, सब कोई था, तो इसने फ़ोन तुम्ही को क्यों मिलाया। ऐसे में जब बार बार पुलिस उसी बात को घुमा घुमा कर पूछने लगती है तो वो डर जाती है और डरने के बाद उसको लगता है कि पुलिस को अब कुछ न कुछ साक्ष्य पता जरूर चल गया है। ऐसे में वो गुलाब सिंह भी वहीं पर था। दोनों लोग टूट जाते हैं, क्योंकि गुलाब सिंह से जब अच्छे से पुलिस पूछताछ करती है, अच्छी वाली पूछताछ करती है, तो वो टूट जाता है और बताना शुरू करता है कि मेरे भाई की शादी अभी 1 साल पहले 2019 में हुई थी। शादी के बाद घर में अच्छा सा माहौल था। भैया शादी के कुछ समय बाद अपनी ड्यूटी चले जाते हैं, लेकिन भैया के जाने के बाद भाभी घर पर ही रहती हैं। भाभी का स्वभाव अच्छा था, मेरा धीरे धीरे भाभी से मुझे अच्छी लगने लगती हैं और प्यार सा हो जाता है। उसके बाद में मैं अपने भाभी से कहता हूँ तो धीरे धीरे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, हम लोगों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। लेकिन घर में मम्मी पापा रहते थे तो हम लोग एक दूसरे से खुलकर नहीं मिल सकते थे, क्योंकि मेरा कमरा अलग था, उनका कमरा अलग था। न मैं मेरे कमरे में जा सकती थी, न मैं उनके कमरे में आ सकता था। जब मैं मौका पाता था तब मैं मिलता था। ज़्यादातर हमारी मुलाकातें खेतों में या बाहर ही हुआ करती थी। ऐसे में पुलिस फिर इनसे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि फिर एक बार जब भैया यहाँ से चले जाते हैं तो रात में वो भाभी को फ़ोन किया करते हैं और भाभी का ज़्यादातर हम लोग रात में बात करते थे तो भाभी का नंबर इंगेज जाता था। उधर भैया जब फ़ोन मिलाते तो नंबर इंगेज जाता। तो जब बार बार इंगेज जाता था तो एक दिन इन्होंने भाभी से पूछा कि आपका नंबर रात में व्यस्त क्यों रहता है। तो बताती है कभी मैं माँ से बात कर रही थी, कभी पिताजी से बात कर रही थी, कभी भैया से बात कर रही थी, कभी किसी रिश्तेदार का नाम लेकर टाल देती हैं। लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहती है। पिछली बार जब भैया आए थे तो थोड़ा भाभी और भैया में बहस भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि अब तुम्हारा नंबर व्यस्त नहीं जाना चाहिए, अगर व्यस्त गया तो अगली बार आऊँगा और फिर मैं पुलिस से शिकायत करूँगा और आगे जांच पड़ताल करूँगा। अगर कोई साक्ष्य पाया गया तो फिर मैं कार्रवाई करूँगा। ऐसे ये लोग डरे हुए थे, मैं डरा हुआ था। भाभी की कहती हैं कि अब हमारा लोगों का मिलना नहीं हो पाएगा, क्योंकि भैया को कहीं तुम्हारे शंका हो गई है। अच्छा, जब भैया इस बार आते हैं तो भाभी कहती हैं कि अगर हम लोगों को जीवन जीना है, अच्छे से एक साथ रहना है, तो इनको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। तो जब भाभी बार बार कहने लगती हैं तो मुझे भी लगता है कि भैया को अगर पता चल गया हम दोनों लोगों के रिश्ते के बारे में तो कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी हो जाएगी। भाभी भी कहती हैं कि अगर
ये बीएसएफ में हैं, ताकतवर हैं, और कहीं पता चल गया वो तुमको भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और हमको भी नहीं ज़िंदा छोड़ेंगे, और समाज में हम लोगों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी हो जाएगी। ऐसे में हम लोग डर जाते हैं और पूरा प्लान बना लेते हैं कि इस बार जब भैया आएंगे तो उनको ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे में जब भैया आते हैं तो ये मेरा ही प्लान था कि भाभी से मैंने कह रखा था कि तुम उनको खेत में लेकर आना, और खेत में जब हम लोग बैठे होंगे जब ये, तो मैं मौका देखकर इनकी हत्या कर दूंगा। जैसा मैंने बताया था वैसा भाभी ने किया। भाभी ने मेरा नंबर भी मिलाया था, लेकिन नंबर स्विच ऑफ था, लेकिन मैं पहले से ही तैयार था। और मैं जब घटना होती है तो मैं गन्ने के खेत में छुपा हुआ बैठा था, और मौका देखकर पीछे से जाकर मैं पिस्टल अपने साथ में हिलाया था और सटा के गोली मार देता हूँ, जिससे उनकी हत्या हो जाती है। पुलिस दोनों लोगों के बयानों को दर्ज करती है, और दर्ज करने के बाद सीडीआर, मौका स्थल की लोकेशन और समस्त साक्ष्यों के आधार पर दोनों लोगों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज देती है। और ये कहानी एक पत्नी की बेवफाई, एक भाई के प्यार और रिश्तों को कलंकित करती हुई ऐसी घटना है जिसने भी सुना उस समय पूरे इलाके में सोचने पर मजबूर हो गया। ये इस प्रकार की घटनाएं, जैसा कि हमारे पूर्वज भी कहते थे कि जर, जमीन और जोरू, ये कहीं ना कहीं कत्ल, हत्या, वाद विवाद का कारण बनती हैं। और एक हिंदी में भी कहावत है कि औरत जो होती है उसे जीवन में रिश्तों की बहुत अच्छी, वह दुर्गा भी होती है, और वो अगर गलत मार्ग पर चली जाए तो वो इतना घृणित कृत्य भी कर सकती है जिस पे लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। एक हमारे उधर कहावत भी है कि पति फौज में और पत्नी मौज में। जैसा कि इस वारदात में आपको दिखाया होगा कि उसका जो देवर और भाभी का रिश्ता होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे माँ और बेटे जैसा होता है। और भाभी, ये जीजा साली, देवर भाभी, आज के समाज में ये दो रिश्ते कुछ ज़्यादा ही अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं। लेकिन रिश्तों को मर्यादा में रखा जाए, रिश्तों की गरिमा को बनाए रखा जाए, रिश्तों का सम्मान किया जाए, एक दूसरे की इज्जत की जाए। जो भाई पूरे परिवार का जीवन यापन करता था, देश सेवा में लगा हुआ था, गांव का, क्षेत्र का, जिले का नाम रोशन कर रहा था, वो भाई सिर्फ इसलिए घटना का शिकार हो जाता है कि उसकी पत्नी को अपने धी देवर से प्यार हो जाता है, और देवर के प्यार में वह इतनी अंधी हो जाती है कि वह अपने पति का भी कत्ल करने में जरा सा भी संकोच नहीं करती है। जो पति उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, उसके सुख दुख का साथी था, 7 जन्मों का जिसके साथ इसने वादा किया था, ऐसी घटनाएं समाज के लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। व्यक्ति इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है इन घटनाओं को सुनकर कि सामाजिक ये विषमताएं, ये कुटिलताएं, ये घृणित कृत्य आदमी को नीचा गिराते चले जा रहे हैं, जिसमें हमारे समाज का दायरा बहुत ही गिरता हुआ चला जा रहा है। तो मैं ऐसी घटना करने वाले लोगों से या ऐसी घटना को सोचने वाले लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें, और दूसरों को भी सतर्क करते रहें। और कोई भी कृत्य करें लेकिन किसी अपने का खून ना बहाएं। अगर कोई घटनाक्रम होता है तो उसको एक दूसरे की तरफ स्पष्ट करके उसको बताने का प्रयास करें। लेकिन आज का जो खून है वो गर्म होता है, वो रिश्तों की मर्यादाओं को नहीं समझता और ऐसे घृणित कर जाता है जिससे व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। अगर मेरा ये वीडियो, ये वारदात आपको अच्छी लगी हो सुनने में, तो इससे जागरूक रहें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।